Hello students, this is Nilanjan Bose from Simage Group of Institutions. Once again, I have come up with different kind of rules. Those are left regarding pronoun, the rules which are really going to be beneficial for you while you were solving the questions of spotting error. Last कुछ वीडियोस से एक सीरीज के तरह हम 10 रूल्स को डिफाइन कर चुके 10 रूल्स को हम एक्सप्लेन कर चुके थे और ये 10 रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हुआ होगा जब भी आप स्पॉटिंग एरर का कोई भी क्वेश्चन को डील करते हैं एंड इफ द एरर इज बेस्ड ऑन प्रोनाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम क्वाइट श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आसानी से इस रूल के जरिए आप उस पर्टिकुलर पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस पार्ट में एरर हो। चलिए आज बाकी जो रूल है जो प्रोनाउन से रिलेटेड है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आप एब्सोल्युटली शॉर्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ और कोई भी एरर फाइंडिंग का रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसको आसानी से सॉल्व कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। ओके, rule number 11. What is that? Rule number 11. When two singular nouns are joined by and preceded by each and every, the pronoun used must be singular and agree in gender with the second noun. बहुत सिंपल सा रूल है ये, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देने वाला रूल है नहीं, आसानी से आप समझ सकते हो। दो सिंगुलर नाउन को अगर हम लोग एंड से ज्वाइन करते हैं और अगर उससे पहले ईच या एवरी इस टाइप का कोई शब्द रहता है so the pronoun used must be singular. जो भी pronoun उस सेंटेंस में यूज करोगे that should be singular by nature and agree in gender with the second noun. आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा जो second noun है उसके अकॉर्डिंगली ये जेंडर का चेंज के अकॉर्डिंगली सेकंड नाउन के अकॉर्डिंगली आपका प्रोनाउन यहाँ होना चाहिए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ईच मैन एंड ईच वुमन वेंट टू हर शॉप। ईच मैन एंड ईच वुमन वेंट टू हर शॉप। अब एक पर्टिकुलर सेंटेंस में मैन भी है वुमन भी है लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा क्या लिखा हुआ है, वहां पे ईच है, ईच मैन एंड ईच वुमन वेंट टू। उसके बाद आपको ये ध्यान देना पड़ेगा यू शुड नॉट बी कंसंट्रेटिंग ऑन मैन एंड वुमन, रादर यू शुड बी फोकसिंग ऑन ईच वर्ड, क्योंकि ईच शब्द और एवरी शब्द देखने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी ये। दिस वन हर, ये जो हर लिखा हुआ है यहाँ हर जो है दैट इज सिंगुलर प्रोनाउन। सो ईच वर्ड के एग्जिस्टेंस के चलते हुए ही यहाँ पे हर को सिलेक्ट करना पड़ा बिकॉज इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन एंड द प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। आपका नियरेस्ट नाउन कौन था यहाँ पे? नियरेस्ट नाउन था वुमन, करेक्ट? सो अकॉर्डिंगली इट शुड बी हर। That is the example. Now, if you have understood, there is a question for you. Every boy and every girl will do their best to pass the examination. Once again, आपको ध्यान वही उसी में देना पड़ेगा। Whether it is boy or girl, hardly it matters. चाहे boy हो चाहे girl हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उससे पहले every word लगा हुआ है कि नहीं। दोनों केस में every लगा हुआ है। That's it. Here comes your solution. जहां पे every लगा हुआ है तुरंत आप चल जाओ कि उसका pronoun part, whether it is going to be singular or plural. Of course it should be singular because according to rule boy से पहले every लिखा हुआ है, girl से पहले every लिखा हुआ है। According to the rule the pronoun must be singular by nature, and here I am finding the pronoun is written as there, which is absolutely wrong. So in that particular case it should be her. Why her? Because it is telling the nearest noun, correct? So the correct answer is that every boy and every girl will do her best to pass the examination. Now चलिए अब लोग रूल नंबर 12 को अब हम लोग जान लेते हैं क्या है ये। रूल नंबर 12 is saying that pronoun like each other is used for two persons and one another is used for more than two persons in the sentence. अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिले जिस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट हो वो टू पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उस केस में हम लोग जो प्रोनाउन यूज करेंगे दैट शुड बी ईच अदर, करेक्ट? और अगर दो एक्सीड करते हैं, दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 10 कुछ भी नंबर हो, that should be exceeding 2. In that particular case we are supposed to use each other के जगह one another. Okay, तो दो का बात होगी तो each other, दो से ज्यादा तो one another. Very simple rule it is, isn't it? So let us talk about the example. The 6 sisters hate one another. अब देखो यहाँ 6 sisters के बारे में बात किया गया और एक दूसरे से ये लोग hate करते हैं। 6 sisters hate one another, correct? तो यहाँ पे 6 जो नंबर है ये 6 नंबर मोर देन 2 ऑफ कोर्स, इसमें तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट। तो मोर देन 2 दैट इज 6
and in that case it should be one another, and this is according to the rule. Correct. Now here is a question for you. The two brothers love one another. How many brothers we are talking about? यहाँ पे दो ब्रदर्स के बारे में, टू ब्रदर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो टू है नंबर, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रोनाउन होगी दैट शुड बी ईच अदर, वेयर एज इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इट इज रिटन वन अनदर. This is wrong. So it should be each other. It should be replaced by each other because the number is 2. That is all about rule number 12 along with the example. Correct. Let us move to rule number 13. अब देखते हैं rule number 13 में क्या लिखा हुआ है. When we are using the indefinite pronoun, जब indefinite pronoun के बारे में हम लोग बात करते हैं, one always followed as once in the possessive case. Possessive case मतलब क्या होता है? Possessive case मतलब ये होता है कि वहां पे आपका पोजीशन को बताएंगे, किसी का अधिकार बोध कराएंगे. करेक्ट. सो कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर वन से होता है, ओ एन ई, दैट इज टू बी कंसिडर्ड इंडेफिनिट, क्योंकि नंबर स्पेसिफिक नहीं है. उस केस में जब पॉजिटिव केस की बात हम लोग करेंगे तो प्रोनाउन आपका हो जाएगा वंस, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस. करेक्ट. एग्जांपल में जरा देख लिया जाए. वन शुड लव वंस कंट्री. देखो अब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुआ है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज वन. Correct. It is indefinite pronoun, so it will be ending with once, O-N-E apostrophe S. That is the rule. Now the question comes for you. One must obey one's parents. Now the first word is, what is that? That is written one. In the question, the first word is written one. So definitely it should be followed by once, O-N-E apostrophe S, which is already written. So in this case, there is no error in this particular sentence. One must obey one's parent. That is absolutely perfect. No error in it. Now let us proceed to rule number 14. The verb forms like introduce, absent, present, satisfied, prepare, cheat, hurt, avail of, enjoy are followed by either object or reflexive pronoun forms like ourselves, myself, yourself, yourselves. क्या कह रहा है रूल? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना होते हुए आपको थोड़ा आसानी से हम समझाने की कोशिश करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा वर्ब जैसे इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, सेटिस्फाई, प्रिपेयर, चीट, पूरा लंबा लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपका समझने की आसानी के लिए. ऐसा कोई वर्ब अगर कोई भी सेंटेंस में मिलता है तो इमीडिएटली उसके बाद, उस वर्ब के बाद आपको करना क्या है? उस सब्जेक्ट का एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पे ऐड करना है. जस्ट गोइंग थ्रू द एग्जांपल आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बेटर. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ बाई फुलफिलिंग माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ बाई फुलफिलिंग माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आई. दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन. करेक्ट. नाउ सेटिस्फाइड, एक सेटिस्फाइड जो वर्ड है उसके बाद क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा? आई से. ऑफ कोर्स आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? That should be myself, which is written in this particular sentence. Now I am pretty sure कि ये एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ गया हो, तो आपके लिए क्वेश्चन मेरे तरफ से. He prepared himself for the upcoming competition. अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट क्या है? he. अब वर्ब क्या है उसमें मुझे ध्यान देना पड़ेगा. That is written prepared. Correct. So after prepared, if you find the word like prepared, उसके बाद immediately आपको एक reflexive pronoun ऐड करना होगा, और वो he का reflexive pronoun होगा, that is himself. Correct. So in this sentence, the rule is absolutely followed. So we can easily say that this sentence has no error. इस sentence में कोई error है नहीं. चलिए हम लोग लास्ट रूल में पहुंच गए हैं आज का लेसन का. When we use the word who as a relative pronoun in the nominative case, must follow the verb. The word whom as a relative pronoun, when we use in the objective case, then it should not take the verb. रूल क्या बोल रहे हैं? हु जो है वर्ड, ये नॉमिनेटिव केस के लिए यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से, और उसमें एक वर्ब फॉलो करता है. वेयर एज जब हम लोग हुम का यूज करते हैं, WHOM, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है. उसके साथ वर्ब का रिक्वायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहां पे वर्ब नहीं लेते हैं वो. करेक्ट. एग्जाम्पल को जरा एक बार देख लिया जाए. द चेयरमैन हु केम हियर वाज गणेश's फादर. यहाँ पे चेयरमैन के बारे में बात किया जा रहा है, और ये चेयरमैन कौन है? फर्स्ट प्लेस में, फर्स्ट पोजीशन में द चेयरमैन लिखा हुआ है. रिप्रेजेंट हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये द चेयरमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है. करेक्ट. तो ये नॉमिनेटिव केस है ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ अ नाउन. उसके बाद देखो इमीडिएटली यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ब, हु केम. करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू. द कलेक्टर whom I met yesterday was Ramu's uncle. जो कलेक्टर को हम मिले थे, जिस कलेक्टर से मेरा मुलाकात हुई थी कल,
तो यहाँ पे द कलेक्टर whom, यहाँ whom हो गया मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस डायरेक्टली वर्ब नहीं लेते हैं, और इन दैट केस आफ्टर whom you will not find a single verb that is written over here. Correct. So the collector whom I met yesterday was Ramu's uncle. This sentence is perfectly all right. This sentence has no error. मतलब बहुत सीधा है. Who nominative case, whom objective case. Nominative case में after who verb आना चाहिए, whereas objective case में whom के बाद कोई verb नहीं आता है. I am quite sure कि all the rule, जो 5 रूल आज हम डिस्कशन किए अभी अभी एक्सप्लेन किए along with the example, and there were a lot of questions for you as well, आप सॉल्व भी किए हो, तो इस रूल को अगर आप याद रखोगे, आई एम प्रीटी श्योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगी, बिकॉज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू कैन इजीली एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस टू बी फ्रेम टू बी आस्क्ड फ्रॉम स्पॉटिंग एरर सेगमेंट, और अगर वो प्रोनाउन से रिलेटेड हो, ऑल दीज रूल्स will be sufficient to get through those kind of questions, right? इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं. आने वाला वीडियो में आपके साथ हम एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे so that I can check whether you have studied well all the rules or not. Okay, that's all from my side today. Thank you so much.